गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की, जिसे और हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हुआ? जब हम किसी पुष्पी पादपों की या फिर किसी भी प्रकार के पादपों की बाह्य आकारिकी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो हम पुष्पी पादपों का क्या मतलब हुआ? एंजियोस्पर्म्स। अब हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। तो उन दोनों में पुष्पी पादपों में जो उनके शरीर की आकारिकी है, बाह्य संरचना है। अब बाह्य संरचना में क्या क्या आएंगे? बाह्य संरचना में आपके पास आ गया जड़ कैसी है उसकी, तना कैसा है, पत्तियाँ कैसी हैं, पुष्प कैसा है, फल कैसा है। ये सब क्या है? ये सब उसके बाहरी कैरेक्टर हो गए जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं। तो बाहर से जो दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं वही क्या कहला रहा है? मॉर्फोलॉजी, मतलब आकारिकी। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि अब जैसे कि जड़ है, जड़ की आंतरिक संरचना क्या है, वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इस चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? बाहर से जो दिखने वाले कैरेक्टर हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि जड़ में देखें सबसे पहले तो जड़ कितने टाइप्स की होती हैं, किस प्रकार से फॉर्म हो रही हैं, और एक बीजपत्री में कैसी होती हैं, द्विबीजपत्री में कैसी होती हैं। ओके, डाइकॉट को कहते हैं द्विबीजपत्री, मोनोकॉट को कहते हैं एक बीजपत्री। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले हमने लास्ट पढ़ा था कि परागकण और मादा के अंड से जब निषेचन होता है तो उसके बाद जो बनने वाली संरचना होती है वो होती है भ्रूण। यही पढ़ा था। तो ये क्या है? सपोज इसके अंदर पाया जाता है भ्रूण, और ये ऊपर की स्ट्रक्चर पूरी क्या दिखाई दे रही है हमें, वो क्या है? बीज। बीज के अंदर क्या पाया जा रहा है? भ्रूण पाया जा रहा है, और उससे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायो। ओके, तो ये जो भ्रूण है इसमें क्या होता है? इस भ्रूण से अब क्या होने वाला है? एक नया पौधे का जन्म होने वाला है। तो वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले ये जो भ्रूण होगा, भ्रूण में थोड़ा सा विकास होगा और वो इस तरीके से अपनी संरचना को बनाएगा, जिसमें ये दो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती हैं। ऊपरी वाली स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्रांकुर, और ये निचला संरचना जिसे हम कहेंगे मूलांकुर। ओके, अब क्या होगा? ये जो प्रांकुर वाला पार्ट है इस पौधे का, ये जैसे भूमि हो गई। अब कैसे पौधा निकलेगा? इस तरीके से। और ये जो ये मूलांकुर वाला पार्ट है उससे क्या बना? मूल बना, रूट। और ये जो प्रांकुर वाला पार्ट है, भूमि से ऊपर वाला जो भी संरचना है वो सब क्या होगा? प्रांकुर वाले रीजन में आएगा, और इससे बनने वाला है तना, है ना, फिर शाखाएं, पत्तियाँ, पुष्प, फल। ये जो सारी संरचना दिखेंगी कौन कौन सी हो गई? फल, फूल, पत्तियाँ, तना। ये सारी संरचना किस में आएंगी? आपकी इसे कहेंगे प्ररोह तंत्र, मतलब प्रांकुर से जो निकली और जो जमीन के ऊपर पाई जाती है उसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं शूट सिस्टम।
और ये जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है जिसमें कि क्या होता है, जड़ होती है, मूल होती है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो किसी भी प्लांट में दो तरह के सिस्टम हो गए। पहला तो क्या हो गया, शूट सिस्टम, ऊपर वाला पार्ट, और नीचे हो गया रूट सिस्टम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि अब ये सारे ऑर्गन्स आ गए हमारे पास प्लांट के, जैसे कि फल, फूल, पत्तियाँ, तना, मूल, ये सारी वो संरचनाएं हो गई जो हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें इन सभी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना है। अब इन संरचनाओं का अध्ययन करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना है। सबसे पहले उनकी संरचना के बारे में जानना है। दूसरा, उनका कार्य क्या है, उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट, वो कितने प्रकार के हैं, जैसे कि जड़ है तो जड़ कितने प्रकार की है, पत्तियाँ कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं ना पत्तियों की, वही सब हमें देखना है। और हमें देखना है कि उनका रूपांतरण, मतलब कहने का ये है कि जैसे कि जड़ है, कई जड़ें रूपांतरित होकर फल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपने गाजर, मूली, शकरकंद ये सब खाया होगा, तो ये सब क्या है, जड़ हैं। लेकिन ये जड़ कैसे हो गई, रूपांतरित होकर इन्होंने अपना कार्य परिवर्तित कर लिया, मतलब भोजन को संचित करना इनका मुख्य कार्य बन गया। तो ये क्या हुआ, जड़ों का रूपांतरण हुआ। तो जड़ में, तने में, पत्तियों में अलग अलग प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं, उनका अध्ययन भी हमें करना है। ओके, तो हम अब स्टार्ट करेंगे किससे, जड़ से। ओके, जड़ जिसे हम कहते हैं रूट। देखो, जड़ दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है मूसला मूल, जिसे हम कहते हैं टैप रूट। दूसरी होती है झकड़ा मूल, जिसे हम कहेंगे फाइब्रस रूट। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नामों को याद रखना है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी है अपस्थानिक। मेनली तो ये दो हो गई, लेकिन और भी एक प्रकार की होती है जो होती है अपस्थानिक। मतलब कहने का ये है, वो मूसला मूल से ही उसने थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित कर लिया है प्रकार में, पर वो मेनली मूसला मूल से ही डेवलप हुई है, इसलिए इसे अलग से नहीं बोलते। दो प्रकार के ही मूल बोलते हैं, पर पढ़ते सबका है। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब ये कैसी कैसी होती हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो किस में पाई जा रही है वो थोड़ा सा आप देख लो। ये जो मूसला मूल है ये आपको मिलेगी द्विबीजपत्री पादपों में। और फाइब्रस रूट किस में मिलेगी, एक बीजपत्री पादपों में। और एडवेंटिशियस रूट दोनों में मिल सकती है आपको। इसका उदाहरण दोनों प्रकार के पौधों में देखने को मिलेगा। और सबसे मेन बात आपको क्या याद रखनी है, ये जड़ है। जड़ किससे निकलेगी, आपके भ्रूण के मूलांकुर वाले पार्ट से, मूलांकुर भाग से निकलती है जड़। एक हम पहले देख चुके हैं इस बात को। देखो, अब हम एक एक करके तीनों प्रकार की रूटों के बारे में देखेंगे कैसी होती है। तो पहला है मूसला मूल। मूसला मूल कैसे होती है, वही सबसे पहले तो क्या है, ये बीज के अंदर भ्रूण है। ओके, ये हो गया भ्रूण। और भ्रूण में भी दो पार्ट है, एक तो है प्रांकुर और एक है मूलांकुर। ओके, अब ये कैसे डेवलप होगा, प्रांकुर वाले पार्ट से तो तना बनेगा और मूलांकुर वाले पार्ट से टैप रूट कैसे बनती है। सबसे पहले एक प्राथमिक
जड़ बनेगी, ये वाली, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल बनने के बाद फिर इससे इस तरह की मूल बनेगी जिसे हम कहेंगे द्वितीयक मूल। पहले क्या बनेगी? प्राथमिक मूल, फिर द्वितीयक मूल। अब इन द्वितीयक मूलों में से और ब्रांचेस निकलने लगेंगी, इन ब्रांचेस को कहेंगे तृतीयक मूल। ठीक है, तो इस तरह की संरचना होती है किसकी? मूसला मूल की। अब देखो नेक्स्ट क्या देखना है, झकड़ा मूल। झकड़ा मूल कैसे बनती है? ये भूमि के ऊपर वाला पार्ट तना हो गया। अब मूलांकुर भाग से झकड़ा मूल या फाइब्रस रूट बनते टाइम सबसे पहले तो वही प्राथमिक मूल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो प्राथमिक मूल ही बनेगी। लेकिन ये कैसी होगी? अल्प आयु वाली होगी, मतलब बहुत ही जल्द क्या होगी? ये गायब हो जाएगी। ओके, और ये गायब हो जाने के बाद फिर क्या होगा? जो तना जो डेवलप हो गया है, फिर तने से ही बहुत सारे इस प्रकार के फाइबर्स निकलने लगेंगे। ठीक है, और ये इस तरह का जड़ तंत्र बनाएगी जिसे कहते हैं झकड़ा जड़। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे तंतुनुमा संरचना बनेगी, उसे कहेंगे झकड़ा मूल। तो ये इस प्रकार की संरचना इसकी होती है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें प्राथमिक मूल बनती तो है, किंतु क्या होती है? वो अल्पायु होती है और बहुत ही जल्द वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। और उसके बाद फिर तने वाले पोर्शन से कई फाइबर्स निकलने लगते हैं और इस तरह का गुच्छानुमा संरचना वाली जड़ बनाते हैं जिसे झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में आता है गेहूँ, वीट। देखो नेक्स्ट आपको जो देखना है, कौन सी जड़ बची है? अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट। ये किस प्रकार की जड़ होती हैं? ये जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग, और अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं? ये पौधे के अन्य भाग, जैसे कि जड़ में ही एक रूपांतरण हो जाए, तना से, पत्ती से प्रवर्धित होती है। ठीक है, ये इसकी मेन बात क्या हो गई? ये पौधे के ही किसी न किसी भाग से डेवलप होती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें प्राथमिक मूल का अभाव होता है, इसमें कोई प्राथमिक मूल नहीं बनती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा ये बरगद का ट्री जो होता है, उसमें इस तरीके से ऊपर से रूट निकली हुई रहती है। ठीक है, तो अब क्या है? वो इस वाले एरिया से ना होकर वो यहाँ पे भी कुछ जड़ें होती हैं, लेकिन कुछ जड़ें इस प्रकार की होती हैं। तो इन जड़ों की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? अपनी ब्रांचों से निकली हुई हैं। इसका मतलब पौधे के किसी अन्य भाग से निकली हुई हैं ये जड़ें, और ये क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़। ओके, तो बेसिकली हमने क्या बोला? जड़ वैसे तो कहाँ से निकलती है? मूलांकुर वाले पार्ट से, लेकिन अपस्थानिक जड़ों में जैसे कि बरगद के एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या हुआ? उसके प्रांकुर वाले रीजन से ये जड़ें निकल रही हैं।
अब अपस्थानिक जड़ें जब पाई जाती हैं तो उनका ही कुछ स्पेसिफिक काम होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर बरगद की बात करें तो इन जो रूट्स का मेन वर्क क्या हो गया, इस पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ये एक हैवी बल्कि प्लांट होता है और उसको सपोर्ट कराने के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में ये जड़ें काम करती हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो हो गया जैसे अपस्थानिक का बरगद। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए शकरकंद। शकरकंद भी क्या है, जड़ है, किंतु उसका मेन पर्पस क्या हो गया, मेन कार्य क्या हो गया, भोजन को संचित करना। तो ये भोजन को संचित करने लगती है, ठीक है। इसी प्रकार आपने वो देखा होगा शुगर केन, गन्ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो क्या पाया जाता है इनमें, इनका ये जो नोड वाला एरिया होता है, ये लाइन वाला एरिया क्या कहलाता है, नोड एरिया। ये सपोज इस ज़मीन से लगे हुए हैं तो यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं। तो अब ये प्रांकुर वाले रीजन से होने लगी, तने में से निकल रही है जड़ें। और वो क्यों निकल रही, क्योंकि बहुत अधिक लंबाई का पौधा है, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे भी रूट्स हैं इसके, और एक्स्ट्रा रूट निकल जाती है ताकि ये अपनी जगह पे सीधा खड़ा रहे। तो ये वाली जो जड़ पाई जा रही है इसमें, ये कौन सी हो गई, अपस्थानिक जड़। तो इस तरीके से अपस्थानिक जड़ अपने कार्य को थोड़ा सा परिवर्तित करके कुछ अन्य प्रकार से डेवलप होती है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है, मूल तंत्र का कार्य क्या है। पहला हमें देख लिया प्रकार, किस प्रकार की जड़ें पाई जा रही हैं, तो हमने 3 देख लिया। कौन कौन सा देखा, टैप रूट देखा, फाइब्रस रूट देखा एंड एडवेंटिशियस रूट देखा। नेक्स्ट हमें देखना है मूल तंत्र के कार्य क्या हैं। तो देखो फर्स्ट कार्य तो इसका क्या हो गया, ये मिट्टी से क्या करता है, पानी तथा खनिज लवण, पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करेगा। ये इसका मुख्य कार्य हो गया। और दूसरा क्या हो गया, मिट्टी को जकड़े रखना। मिट्टी को जकड़े रखने का कार्य भी ये करती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जकड़े रखने का मतलब क्या हो गया, मिट्टी एक प्रकार से बंधी रहती है, जब उसके अंदर जड़ें हो जाती हैं उससे क्या होगा कि मृदा अपरदन नहीं होता, सॉइल एरोजन जिसे कहते हैं, मिट्टी का कटाव नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है ना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, और इसीलिए बोला जाता है। तीसरा मेन कार्य क्या हो गया, खाद्य पदार्थों का संचय करना। ठीक है, कई इस प्रकार की जड़ें होती हैं, उनमें खाद्य पदार्थों का संचयन होता है और उसको हम रूट फॉर्म में ही खाया जाता है। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, आलू, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आलू हालांकि स्टेम का ही रूपांतरण है, ये भी हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। देखो अब हमें नेक्स्ट जो देखना है वो है मूल क्षेत्र। मतलब क्या हो गया इसका, कि एक हमने ये तो देख लिया कि 3 प्रकार की जड़ पाई जा रही हैं, किंतु उस जड़ की संरचना क्या है, एक जड़ में कौन कौन से क्षेत्र उपस्थित हैं, उसकी संरचना के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो मैं एक जड़ की संरचना बना के आपको दिखा रही हूँ।
देखो, ये एक जड़ की संरचना है जिसमें सबसे नीचे की तरफ इस प्रकार का कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मूल गोप या रूट कैप। और उसके जस्ट ऊपर बहुत ही कोमल कोशिकाओं का यहाँ पे एक पोर्शन पाया जाता है, जिसे कहते हैं विभज्योतक क्षेत्र। विभज्योतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेटेड रीजन। और ये वाला पोर्शन है इस तरह का, इसे हम बोलते हैं परिपक्व क्षेत्र। मैच्योर रीजन। और इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये क्या है? ये है मूल रोम। या रूट हेयर्स। ओके, ये एक जड़ की संरचना होती है। अब हमें देखना है ये जो अलग अलग पोर्शन पाए जा रहे हैं, मूल गोप, विभज्योतक क्षेत्र, इलोंगेटेड क्षेत्र, मैच्योर क्षेत्र और ये मूल रोम, इनके अपने क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें इस पोर्शन की, मूल गोप की, इसका क्या कार्य होता है? ये जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा क्यों प्रदान करता है? उसके लिए पहले इस वाले पोर्शन को आप समझो कि विभज्योतक क्षेत्र जो होता है, मैंने आपको पहले बोला है कि इसमें सबसे कोमल कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब जो बहुत ही नई बनी हुई होती हैं, अभी उनका निर्माण हुआ है, वही कोमल कोशिकाएं होंगी। और जैसे जैसे वो पुरानी होती चली जाएंगी, इस तरीके से वो ऊपर वाला क्षेत्र बनाती चली जाएंगी, ऊपर शिफ्ट होती चली जाएंगी और परिपक्व क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब सबसे पहले जब कोशिकाओं का निर्माण होगा वो इस वाले पोर्शन में होगा। तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा? कोशिकाओं का निरंतर विभाजन चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं विभाज्योतक क्षेत्र। विभाजित होते रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कोशिकाएं बनती रहेंगी और बनती रहेंगी, तो ये फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये बनी, फिर धीरे धीरे वो थोड़ी सी मैच्योर होने लगी, इस वाले पोर्शन में जाने लगी, और ये नीचे बढ़ता चला गया विभाज्योतक क्षेत्र। तो ये ऊपर बच गई ना, बन के फिर इधर यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं। तो ये वाला क्षेत्र हो रहा है दीर्घीकरण। इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। ये इसकी लंबाई को बढ़ाती हैं। और फिर ये तो नीचे बढ़ती चली जा रही है, और ऊपर जो यहाँ से जो पहले यहाँ पर जो सेल्स थी, धीरे धीरे वो क्या है? मैच्योर होती जा रही है। उनको बहुत टाइम होता जा रहा है, बहुत पुरानी सेल होती जा रही हैं, तो वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन बना रही है जड़ का। तो इसीलिए इसे कहते हैं परिपक्व क्षेत्र, मैच्योर क्षेत्र। ओके, तो जब ये लगातार विभाजन कर रही हैं और इसकी लंबाई को बढ़ा रही हैं रूट की, तो क्या होता है कि ये मिट्टी में नीचे की तरफ प्रेशर बनाती हैं। नीचे की तरफ बढ़ती है ना ये विभाजित हो के, तो नीचे की तरफ इनमें प्रेशर पड़ता है। तो इनमें जो इस तरह का प्रेशर फील करती हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे ये रूट कैप पाई जाती है। तो रूट कैप का मेन कार्य क्या हो गया? मिट्टी में इनको सुरक्षा प्रदान करना, जड़ को सुरक्षित बनाए रखना, इसको कोई हार्म ना हो, इसको कोई नई सेल्स डैमेज ना हो जाए, इसके लिए ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? मूल रोम। मूल रोम का कार्य है बहुत इम्पोर्टेंट। यही संरचना है जो कि मिट्टी से खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये रूट है, तो इसका सारा पोर्शन ये नहीं है कि जल और खनिज लवण का अवशोषण करेगा। इसका स्पेसिफिक जो ये पार्ट है मूल रोम, ये क्या करेंगे? मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि एक जड़ में अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं, और उन सारी संरचनाओं का अपना अलग अलग कार्य है। और ये जो परिपक्व क्षेत्र हो रहा है,
तो जो ऐसी जड़ें होती हैं जिनका कार्य क्या है, भोजन को संचित करके रखना, तो इस परिपक्व क्षेत्र में ही भोजन संचित होता है। ठीक है, तो फिर से आप देख लो, मूल गोप का कार्य हो गया जड़ को सुरक्षा प्रदान करना, विभाज्योतक क्षेत्र का कार्य होगा नई सेल्स का डेवलपमेंट करना। ठीक है, इलोंगेटेड क्षेत्र क्या होगा, जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा। एक प्रकार से इसने क्या किया, कोशिकाओं में विभाजन किया जिससे इलोंगेटेड क्षेत्र बना। ठीक है, मतलब जड़ की लंबाई बढ़ी। और फिर परिपक्व क्षेत्र है जो कि क्या होगा, भोजन का निर्माण करेगा, अगर संचित भोजन को वो रखेगा जड़। और मूल रोम का कार्य क्या होगा, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। देखो, आप NCERT से के पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। इस क्षेत्र की बात हो रही है, इस वाले क्षेत्र की, इस क्षेत्र में मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ ये विभाज्योतक क्षेत्र में स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। मतलब इसमें जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता चला जाएगा, कोशिकाओं का विभाजन होता चला जाएगा, उतनी ही लंबाई में ये बढ़ती चली जाएगी और उतना ही क्या होता चला जाएगा, दीर्घीकरण क्षेत्र दीर्घ होता चला जाएगा। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। अब मैं कह रही हूँ कि दीर्घीकरण क्षेत्र ये है, दीर्घीकरण क्षेत्र ही जब धीरे धीरे परिपक्व होता रहता है, उसमें विविधताएं आती रहती हैं, तो वो यहाँ पे जाके किस तरह का फॉर्म ले लेता है, परिपक्व संरचना के रूप में परिवर्तित होता रहता है। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब जैसे कि आपके पास हो गया गाजर, शलजम की, ये इसमें क्या पाई जा रही है, मूसला मूल, तथा शकरकंद में कैसी पाई जा रही है, हमने पहले एग्जाम्पल में देखा है, अपस्थानिक मूल। ये क्या करती हैं, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती हैं, इसी वजह से ये फूल जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गाजर, शलजम ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मूसला मूल के, जबकि शकरकंद, ये सारे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं कि कौन सी जड़ किस प्रकार का फल बना रही है। शकरकंद किसका उदाहरण हो गया, अपस्थानिक जड़ का। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, रूपांतरण पाया जा रहा है, जड़ रूपांतरित होकर भोजन को संग्रहित करने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, एक चीज हमने देखी, मक्का तथा गन्ने का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। मक्का तथा गन्ना में क्या पाया जाता है, तने में भी सहारा देने वाली मूल तने से निकली हुई गांठों से निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन गांठों को ही क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, तथा इसे अवस्तंभ मूल कहते हैं। जैसे कि आपको बता ही रखा है अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह की जड़ निकलेंगी नोड से। ठीक है, तो इसे कहते हैं अवस्तंभ मूल। ओके, और तो ये क्या काम कर रही है, इसको सहारा देने का कार्य करती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अवस्तंभ, स्तंभ को सहारा दे रही हैं। एक मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको बरगद का। ठीक है, बरगद भी क्या है, बरगद में भी सहारा देने वाली रूट पाई जाती हैं, काम तो उनका भी सहारा देने वाला ही, लेकिन इस तरह के से वो नहीं परिवर्तित हो जाए, उनका परिवर्धन होने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए उनको नाम भी डिफरेंट दिया गया है। उनको बोलते हैं, इसमें पाई जाने वाली रूट को प्रॉप रूट। प्रॉप रूट। ठीक है, कार्य इनका भी क्या है, सहारा प्रदान करना है। तो ये सब क्या हो गया, जड़ों के रूपांतरण हो गए। पहला तो क्या हुआ, गाजर तथा शलजम, मूसला जड़ का रूपांतरण हो गया। दूसरा शकरकंद जो कि अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण हो गया। नेक्स्ट हमने देखा मक्का तथा गन्ने में
सहारा प्रदान करने के लिए इस तरह की तने की नोक से जो जड़ निकल रही है उसे क्या कहेंगे, अवस्तंभ मूल। बरगद में जो पाई जा रही है सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें, उन्हें कहते हैं प्रॉप रूट। ओके, एक और रूट उनका ही हमें देखना है, एक प्रकार की पाई जाती हैं जिसे कहते हैं राइजोफोरा। राइजोफोरा प्लांट में जैसे कि अनूप क्षेत्रों में उगती हैं। अनूप क्षेत्र मतलब क्या होगा, दलदली भाग में जब उगती हैं, देखो उस दलदली भाग इस प्रकार का होता है, तो उसमें क्या होता है, दलदल होने के कारण उसमें O2 की कमी होती है। मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ये उसका नेचुरल संरचना होती है किसी भी मिट्टी की। लेकिन जो दलदली भाग होता है उसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉक हो जाते हैं, ये पोर्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस मिट्टी के अंदर। तो वहाँ की जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती। तो उस ऐसे पौधों में जो दलदली भागों में पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी जड़ें इस प्रकार से ऊपर की तरफ हवा में निकल जाती हैं, और हवा में निकल के क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अवशोषण करती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल पाया जाता है, इस प्रकार की जड़ों का एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिल रहा है, वो किस में पाया जा रहा है, राइजोफोरा प्लांट्स में। राइजोफोरा प्लांट्स में इस प्रकार की जड़ें मिलेंगी, और इस प्रकार की जड़ों को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ये दलदली भागों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मूल का ही एक उदाहरण हो गया। न्यूमेटोफोर, या फिर हम बोलते हैं इसको श्वसन मूल। तो इनका कार्य क्या हो गया, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले 3 प्रकार की जड़ें ही पड़ी थी, मूसला मूल, अपस्थानिक मूल और झकड़ा मूल। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी पढ़ ली। तो ये जो अलग अलग टाइप्स की रूट मिल गई, ये सब क्या है, उनके रूपांतरण है, उन्हीं जड़ों के रूपांतरण है। गाजर, शकरकंद, शलजम, ये सब क्या हो गया, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करने लगी। इस प्रकार की जड़ें, अवस्तंभ मूल, ये क्या है, स्तंभ को, तने को सहारा प्रदान करती हैं। प्रॉप रूट ये भी सहारा प्रदान करती हैं। राइजोफोरा में पाए जाने वाले न्यूमेटोफोरा श्वसन मूल, ये क्या करती हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये क्या हो गए, उनके रूपांतरण हो गए। ठीक है, तो हमने आज मूल के बारे में देख लिया है। अब आपको ये जो भी मैंने लिखा है आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, प्लस NCERT से आपको एक बार रीड आउट करना है मूल वाले पोर्शन को। कल हम जो देखेंगे तना और पत्ती। ठीक है, तना तो क्या है, इसमें थोड़ा सा ही दे रखा है, तो कल मेनली हमारा पत्ती स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इतना इसको देखें और इसके नोट्स बनाएं प्रॉपर, और आपके जो भी डाउट हों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउटों को ले लूँगी।